हेलो एवरीवन, मैं हूं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान उदित क्लासेस। दोस्तों, आज के इस क्लास में क्या बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम क्लास 11 का एनिमल किंगडम चैप्टर स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसका आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 1। इसमें आपको हम बताएंगे कि कितने संघ हैं, कि उन संघों को किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, ये आज हम आपको इस लेक्चर में बताएंगे। और आने वाली वीडियोस में शायद हम आपको उन संघों के एक एक डिटेल वीडियो भी आपको दे पाए। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास पसंद आएगी। तो हम अपने इस क्लास को, प्यारी सी क्लास को, बेहतरीन सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आज के इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम मीन्स प्राणी जगत। यहां पर आज हम बात करेंगे प्राणी जगत। ओके, देखिए प्राणी जगत क्या है। जैसा कि आपने पिछला चैप्टर मीन्स पादप जगत, इसके पिछला चैप्टर मतलब जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ा होगा। ठीक, ये क्लास 11 वालों के लिए वीडियो है। जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत के वर्गीकरण में आपने क्या पढ़ा होगा कि जो जीवों को हमने 5 भागों में विभाजित किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मीन्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? R.H. व्हिटेकर ने दिया था। ये तो आप पढ़ चुके हैं, ये आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। R.H. व्हिटेकर, R.H. व्हिटेकर ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1969 में 5 जगत बनाए थे। मतलब सभी जीवों को 5 जगतों में वर्गीकरण कर दिया था। तो कौन कौन से थे वो 5 जगत, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज, विजिबल होना चाहिए बस, मोनेरा। एंड सेकेंड प्रोटिस्टा। एंड थर्ड फंगी मीन्स फंजाई, इसको बोलते हैं कवक जगत। ओके, थर्ड प्लांटी। एंड फोर्थ है, सॉरी ये 4 हो गए। अब 5वां जो बचा है इसको बोलते हैं एनिमिलिया। देखिए, आप समझ रहे होंगे, आप सोच क्या रहे होंगे कि ये जो पढ़ा रहे हैं ये कहीं इंग्लिश में लिख देते हैं तो कहीं हिंदी में। आप ऐसा मत सोचिए, हिंदी और इंग्लिश आप लोगों के लिए दोनों जरूरी है। और यदि आपको पसंद आए तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हम दोनों ही चीज लिख रहे हैं। देखिए, लिखने में थोड़ा समय जाता है, इसलिए हम इंग्लिश की हिंदी बता दे रहे हैं। आप पढ़ लीजिएगा। ये बाकी हम जितना लिखे हैं इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक, जैसे मोनेरा को हम मोनेरा ही बोलते हैं, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत। ओके, फंजाई जगत, या इसको कवक जगत भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कवक जगत। प्लांटी, पादप जगत, और ये एनिमिलिया प्राणी जगत। तो हमको डिटेल में इसी को डिस्कस करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, डिस्कस करना है। तो एनिमल किंगडम हम आज की इस क्लास में स्टार्ट कर दिए हैं और ये आज इसका ये पहला लेक्चर होने वाला है। तो देखिए, हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किस तरीके से डिवाइड करेंगे, ये आप सबसे पहले समझिए। देखिए, जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं मीन्स बेसिक मतलब सामान्य जो गुणधर्म है इस प्राणी जगत के, मतलब जो हमने प्राणियों को हम देखते नहीं है कि प्राणी जगत है, जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इस प्राणी जगत में जो जंतु आते हैं, जितने भी जंतु आते हैं, उनके बेसिक कैरेक्टर्स हैं मीन्स सामान्य लक्षण हैं। उनको देख लेते हैं। पहला क्या है कि सभी जीव जो होंगे वो बहुकोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय। ओके, सेकंड है कि ये सभी जीव यूकैरियोटिक होंगे, यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक होंगे। इनमें राइबोसोम 80S प्रकार का होगा, 80S प्रकार का राइबोसोम। ओके, 80S प्रकार का राइबोसोम होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होंगे वो उपस्थित होंगे। लिख लीजिए, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें जनन किस टाइप से पाया जाएगा। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये दोनों प्रकार के जनन पाए जाएंगे। और लास्ट है पोषण। देखिए पोषण यहाँ पे हम बता रहे हैं, शायद आपको नीचे विजिबल ना हो। ठीक, तो पोषण है, पोषण भी इसमें सभी प्रकार का पाया जाएगा। मतलब चाहे वो स्वपोषी भी हो सकते हैं, सॉरी जीव जितने भी होंगे वो स्वपोषी नहीं हो सकते। स्वपोषी केवल पादप ही होंगे जो हरे होंगे, जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये सारे परपोषी होंगे। और परपोषी किस टाइप से होंगे वो भी समझ लीजिए। परपोषी के हमने आपको प्रकार पढ़ाए थे, शायद ये विजिबल है या नहीं, हम देख लेते हैं एक बार। ओके विजिबल है, ऑलराइट, बिल्कुल अच्छे तरीके से। हम नीचे भी बता सकते थे, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बता सकते हैं। देखिए हमने बताया कि परपोषी होंगे, तो परपोषी कितने टाइप के होंगे। सबसे पहला है परजीवी, ओके, परजीवी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राणी संभोजी, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मृतजीवी। यस, सही पकड़े, मृतजीवी। ओके, इतनी बात समझ आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स प्राणी जगत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। एक बार हमारे जाने आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार ले लीजिए। ओके, अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने बताया कि प्राणी जगत को हमने ये कुछ कैरेक्टर्स थे, उसके मेन कैरेक्टर से, उनको हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। अब हम बताते हैं कि प्राणी जगत को कुल मतलब टोटल कितने संघों में, कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो जो आपके सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, वो टोटल 11 संघ हैं, 11 संघ, 11 फाइलम। ओके, तो जो 11 संघ हैं, 11 संघ, इनको हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं ये ध्यान से देखिए। तो 11 संघ हैं कौन कौन से, ये भी जानना बहुत जरूरी है। यदि जानेंगे तभी तो सीखेंगे। तो जानते हैं फिर। पहला संघ, चलिए हम इसको लिख देंगे, फिर आपको याद भी कराएंगे। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा, फिर हम आपको याद करा देंगे। यहाँ पर हमने आपके सामने संघ के नाम लिख दिए हैं। कितने संघ हैं? 11 संघ हैं। ये भी हमने आपको बता दिया है कौन कौन से हैं। ये पढ़ते हैं और इसको याद कर लेते हैं। क्लास में ही याद हो जाएंगे आपको। बस शर्त इतनी है कि आपको मेरे साथ बोलना होगा। ठीक है, पहले हम एक बार आपको बता देते हैं कि ये क्या लिखे हुए हैं। देखिए, पहला संघ होता है पोरीफेरा, दूसरा होता है सिलेंट्रेटा, तीसरा होता है टीनोफोरा, चौथा होता है प्लेटिहेल्मिन्थेस, पांचवा एस्केल्मिन्थेस, छठा एनेलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, नौवां मोलस्का और आठवां मोलस्का और नौवां इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इनके पहले आप संघ पोरीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा, संघ टीनोफोरा, संघ प्लेटिहेल्मिन्थेस, संघ एस्केल्मिन्थेस, संघ एनेलिडा, संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का, संघ इकाइनोडर्मेटा, संघ हेमिकॉर्डेटा और संघ कॉर्डेटा, ये आप लगा सकते हैं। और यदि आपको लिखना है तो पहले आप लिख लीजिए, फिर हम आपको इसको याद करवाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपने लिख लिया होगा। चलिए अब बोलिए, पहला संघ है हमारे पास पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। बोलिए इतना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। बोलिए इतना, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा।
पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा। ठीक है, इतना याद हो गया। अब आगे क्या है? प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा। तीन करके प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा, पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा, पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा। ओके, क्लियर है? अब देखिए आगे क्या है? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा। ओके, एक बार शुरू से। पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा। ओके, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा। और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, सिंपल। हेमिकॉर्डेटा से हेमी हटा दीजिए तो कॉर्डेटा बचेगा, बस हो गया। देखिए फिर से एक बार शुरू से बिना देखे। पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। खत्म। क्या देखा? फिर से देखिए। पॉरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलोमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। खत्म। ओके, अब आशा करते हैं आपको ये सभी संघ याद हो गए होंगे। यदि जिस बच्चे को नहीं याद हुए हैं तो वो दोबारा वीडियो पॉज करके मीन्स पीछे करके रिवर्स करके आप देख सकते हैं कैसे हमने याद करवाया है। देख तो लिया ही है, नहीं याद हुआ तो दोबारा से आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। यदि तब भी नहीं याद हो तो आप 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट भी कम, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, आप केवल 5 मिनट कॉपी लीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा आराम से। 5 मिनट ध्यान से पूर्वक बैठिए और ध्यान पूर्वक शुरुआत से पढ़ते चले आइए, ज़्यादा नहीं, इसी तरीके से पढ़िए, 3-3 पेयर बना करके। ओके, आपको याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए अब हम देखते हैं कि इनके वर्गीकरण करने का जो आधार है वो क्या क्या है। ठीक, उसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने हमने लिख दिया है वर्गीकरण के आधार कि जो 11 संघ हैं उनको वर्गीकरण करने के आधार, मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी थिंग को या किसी भी जीव को या किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को यदि हम वर्गीकरण करते हैं या वर्गीकृत करते हैं तो कुछ ना कुछ आधार मान के ही करते हैं। जैसा कि आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, ओके, या बहुत सारी कॉपियाँ होंगी, ठीक, जिसमें लाइनिंग वाली कॉपी होगी और जिसमें इंग्लिश वाली 4 रूल कॉपी होगी और जिसमें मैथ वाली कॉपी होगी। छोटे बच्चों के पास होती ही है। ओके, अब किसी के पास मान लीजिए 10 कॉपियाँ, ध्यान समझिए हम क्या समझा रहे हैं आपको। 10 कॉपी लाइन वाली थी, ऐसी वाली, 10 कॉपी ऐसी वाली थी, मतलब 4 रूल कॉपी, और 10 कॉपी मैथ वाली थी, कुछ इस टाइप से। क्या आपने बचपन में पढ़ा होगा इन कॉपियों में? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप समझिए। ठीक है, तो इन कॉपियों में हमने इन कॉपियों को तीनों को एक साथ अलग अलग करके मिक्स कर दिया, मतलब 30 कॉपियां हो गई। अब कोई नहीं पता कि कौन सी कॉपी किस टाइप की है। तो हमने वर्गीकरण का आधार, मतलब कि इनको अलग करने का आधार क्या माना कि एक लाइन होगी तो उनको इस वाले डिब्बे में रखेंगे, 3-4 लाइन होंगी तो इसमें रखेंगे, और मैथ वाली होगी तो इसमें रखेंगे। मतलब कॉपियों के रूल के आधार पर के हमने उनको वर्गीकरण कर दिया। तो उसी टाइप से हम यहाँ पे भी वर्गीकरण करने वाले हैं। किस आधार पे करेंगे? 11 संघों के जो भी हमने अभी नाम लिखे थे उनको किस आधार पर हम वर्गीकरण करे हैं, तो उनके यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। NCERT में भी आपको इसके बारे में बताया गया है और उनके सारे पॉइंट्स हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखते चलिए और आप हमको फॉलो करते चलिए, बस आपको ये सारी चीजें लर्न होती जाएंगी। देखिए पहला आधार है संगठन का स्तर। संगठन का स्तर, इसको भी हम आपको बताएंगे और अच्छे तरीके से बताएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि जन्म स्तर की संख्या या देह समिति। ओके, पहले है हमारे पास देह समिति। देह समिति क्या होती है, इसको भी हम आपको बताने वाले हैं। तीसरा है जन्म स्तर की संख्या, ये भी बताएंगे। चौथा है देह प्रारूप, इसको भी बताने वाले हैं। पांचवा है देह हुआ, इसको भी बताने वाले हैं। छठा है खंडी भवन, इसको भी बताने वाले हैं। और सातवां है नोटोकॉर्ड, इसको भी बताएंगे। ओके, इस सारे पॉइंट्स को हम आपको वर्गीकरण के आधार हैं। यदि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी ज्यादा टफ नहीं लगेगा। तो ये चैप्टर केवल इन्हीं वर्गीकरण के आधारों पर
बेस है और इन्हीं वर्गीकरण के आधार पर पूरा ही चैप्टर रचा गया है। समझ लीजिए, वर्गीकरण का आधार मतलब इस वर्गीकरण के आधार पढ़ लिया तो पूरा चैप्टर हमने समाप्त कर लिया। कैसे समाप्त करेंगे देखते चलिए। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले संगठन के स्तर की। ओके, रेडी हैं? ओके, यदि आप रेडी हैं तो हम लाइक जो भी करना चाहें करते रहिए, हम देखते हैं और हम आपको पढ़ाते हैं। ओके चलिए। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं संगठन का स्तर जो हमारा पहला है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देते हैं। संगठन का स्तर शायद आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ा तो होगा। अब आप बोलेंगे आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमने पढ़ा होगा? नहीं, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। नहीं, आप यदि अभी 11th क्लास में हैं तो आप पिछली क्लासेस में पढ़ के आए होंगे। क्या थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नया है, बस वही है, बाकी तो कुछ नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं और अंग से मिलकर अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र से मिलकर के क्या बनता है? बॉडी, शरीर बनता है। मतलब कि कोशिका, सबसे पहले समझिए, हम यहाँ पे 3-4 नाम लिखते हैं, जैसे कोशिका। संगठन का स्तर बता रहे हैं, देखिए फिर से समझिए। कोशिका से स्टार्ट होता है तो कोशिकीय स्तर का संगठन मेन पहला पॉइंट है कि संगठन के स्तर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। पहला है कोशिकीय, ऐसे मत समझिए, ऐसे थोड़ा लंबा हो जाएगा ना, तो ऐसे समझते हैं। देखिए, पहला है कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर का संगठन, ऐसे समझेंगे, कोशिकीय स्तर का संगठन। नेक्स्ट पॉइंट है ऊतक स्तर का संगठन, नेक्स्ट है अंग स्तर का संगठन, चौथा है अंगतंत्र स्तर का संगठन, और चौथा आप यदि सोच रहे हैं शरीर स्तर का, तो शरीर तो पहले से ही पास है ना, उसके पास बोले जीव है, उसके पास कोई ना कोई तो आकार होगा, तो उसका शरीर तो हम नहीं बता सकते ना, तो ये हटा दीजिए, ये पॉइंट नहीं होगा। ओके, इतने ही पॉइंट है, बस आपको ये समझना है। देखिए, कोशिकीय स्तर का संगठन का मतलब है कि जीव बहुकोशिकीय हो सकता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे या आप बोल रहे होंगे आप हमको कंफ्यूज कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए क्या है कि कोशिकीय स्तर के संगठन का मतलब है कि जीव बहुकोशिकीय होंगे। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है। कब? अभी ही पढ़ाया है, वीडियो पीछे करके देखिए कि जब हमने यहाँ पे बताया था कि मेन पॉइंट्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने अभी आपको बताया कि बहुकोशिकीय जीव होते हैं जीव जगत में, प्राणी जगत में। ठीक, तो इसमें हमारे पास कोशिकीय क्यों लिखा है? कोशिकीय इसीलिए लिखा है कि जो जीव होगा वो बहुकोशिकीय तो होगा, लेकिन कोशिकीय का अर्थ यही है कि कोशिकाएं अपने अपने जो काम करेंगी वो अलग अलग करेंगी। अब यदि कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है। ऊतक क्या होता है? ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है, और ऊतक में जितनी कोशिकाएं होती हैं वो एक काम के पीछे, सारी कोशिकाएं एक ही काम को करती हैं, एक साथ करती हैं। लेकिन यदि जो कोशिकाएं हैं, एक कोशिका होगी तो बहुत सारी कोशिकाएं, बहुकोशिकीय जीव होता है, और उन बहुत सारी कोशिकाओं में अधिक सारी कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिकाओं में जो जितनी अलग अलग कोशिकाएं हैं, और वो कोशिकाएं क्या करेंगी? अलग अलग काम को करने वाली है, अलग अलग काम दर्शाने वाली है। बात समझ आई? ओके, कोशिकीय स्तर का संगठन समझ आया। और ये संगठन किस, मतलब कौन से संघ में, इसका एग्जाम्पल किस संघ में आता है? तो एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे तरीके से हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। अब ये 1 क्या है? क्या है ये वाला? हमने आपको पहले ही संघ लिखा दिए थे, कि एक एक नंबर से लिखाया था। क्या लिखाया था? पॉरीफेरस, इलेक्ट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेलमिथिस, एस्केलोमिथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये नंबरिंग भी की थी। तो वो सारी नंबरिंग यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल के नंबर से बताने वाले हैं।
इतनी तेज ही बोल गया। एक चौक दे दे। नहीं है, थोड़ी सी रह जाए। नहीं है, ले हल ले तो हल नहीं है, चल यार दे दे यार, ले ले ना मुन्ना, चौक नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखने का मतलब क्या है, पॉरीफेरा। ओके, पॉरीफेरा 1, सिलिंड्रेटा 2, टिनोफोरा 3, प्लेटिहेलमिन्थेस 4, एस्केहेलमिन्थेस 5, 6, एनेलिडा। देखिए कॉपी में, देखिए मैं तो बोल ही रहा हूँ, कॉपी में देखिए। उसके बाद मतलब उसके बाद 7 मोलस्का, सॉरी 7 में आर्थ्रोपोडा होगा, ध्यान से देखिए। और 8th में मोलस्का, 9th में इकाइनोडर्मेटा, और 10th में मतलब 10वें नंबर पे हेमिकॉर्डेटा, और 11वें नंबर पे कॉर्डेटा। बस हम नंबर लिखने वाले हैं, बाकी आप ध्यान से देख चलिए, बाकी हम बीच बीच में बताते रहेंगे कौन सा संघ है। ओके, तो पहले नाम का मतलब है पॉरीफेरा। अब अंग ऊतक स्तर का संगठन, ऊतक कोशिकी समझ गए। ऊतक मतलब जो सभी कोशिकाएं एक ही काम को करेंगे तो ऊतक स्तर का होगा, और ये पाया जाता है दूसरे और तीसरे में। ओके, क्लियर बात है, मजे आ गए, समझ आ गया। अब ये अंग स्तर का संगठन चौथे में पाया जाएगा, और अंगतंत्र स्तर का संगठन 5 से लेकर के 11 तक में पाया जाएगा। मतलब पॉलीफेरा में, और इसमें सिलिंड्रेटा, टिनोफोरा ऊतक स्तर का। चौथा क्या है, प्लेटिहेलमिन्थेस, तो प्लेटिहेलमिन्थेस में अंगतंत्र स्तर का, और एस्केहेलमिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक क्या पाया जाएगा, अंगतंत्र स्तर का संगठन। ओके, बात समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है देह समिति। देह समिति का मतलब क्या है, सममिति काटने पर। बस सीधा यहाँ पे आप समिति का मतलब समझिए कि काटने पर कितने भागों में विभक्त होता है, बस यही देखना है। असमिति का मतलब है, समिति का मतलब काटने पर, और आ लग गया है मतलब काटने पर किसी भी विभक्त, किसी भी खंडों में बराबर भागों में ना विभक्त हो, बस ये बात है। असमिति का मतलब यदि मान लीजिए आपके पास कोई भी वस्तु है, इसको आप बराबर भागों में, सॉरी हमने वैसी वस्तु भी बना दी कि 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाए। जैसा कि आपके पास ए लेटर है, इसको आप ऐसे विभाजित कर रहे हैं, बराबर भागों में नहीं विभाजित तो हुआ है, और ऐसे विभाजित कर रहे हैं तो बराबर भागों में नहीं विभाजित हुआ है, ऐसे कर रहे हैं नहीं हुआ, ऐसे कर रहे हैं, मतलब किसी भी अच्छे से काटने पर ये बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रहा है, और इसी को बोलते हैं असमिति। ओके, इसका एग्जाम्पल कौन सा संघ होता है, देखिए इसके एग्जाम्पल में अधिकांशतः पॉरीफेरा आता है, मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 आता है अधिकांशतः। और इसमें अरिसमिति में कुछ होते हैं पॉलीफेरा के, मतलब कुछ, ऐसे लिखते हैं कुछ, 1 बाकी 2 3। ओके, अब अरिसमिति का मतलब क्या है कि हम किसी भी वस्तु को, मान लीजिए किसी भी जीव, कोई एक जीव है गोलाकार का है, इसको हम किसी भी अच्छे से काटें, ये 2 बराबर भागों में या कई अलग अलग बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अरिसमिति। ओके, अब पार्श्व समिति क्या होता है, इसके एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, मेन पॉइंट। ओके, पार्श्व समिति मतलब द्विपार्श्व समिति। अब मान लीजिए हम बना रहे हैं अपने आप को या खुद को, ये हमारा इस क्लास का रामू है, रामू बोल सकते हैं। आप बताइएगा सोच के नाम, इसका हम क्या नाम रखें। रामू तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा, बात आप बताइए। चलिए देखते हैं हम इसका, थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छी नहीं है, बस आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए यदि हम इसको 20 से काटें तो 2 अलग अलग भागों में विभाजित हो रहा है। जैसा कि आप मुझे देखिए शांति से, अगर मैं स्वयं को यहाँ से एकदम सेंटर से काट दूं तो मेरा ये राइट हैंड साइड, आपको राइट दिख रहा है या लेफ्ट पता नहीं, बट ये मेरा राइट है, तो ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा ये और लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे ये तो आपको पता है, क्योंकि हमारे अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। ओके, क्लियर बात है। चलिए इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल और इसके जो संघ हैं वो आप ध्यान रखिएगा, और इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। ओके, नोट हो गया होगा। देखिए द्विपार्श्व समिति में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि हमने अभी आपको 3 तक बता ही दिए हैं, तो इसमें कौन कौन से संघ आएंगे, 4 5 6 7 8 10 11। अब आप सोच रहे होंगे ये जो पढ़ा रहे हैं इनको तो गिनतियां नहीं आती, 8 के बाद सीधे 10 लिख दिया है, बट 8 के बाद तो 9 आता है, ये हाँ हमको भी पता है 9 तो आता है,
अब 9 है, ये हमने क्यों नहीं लिखा वहाँ पे, ध्यान से देखिए, क्योंकि 9 वाला जो इकाइनोडर्मेटा है, 9वां संघ कौन सा इकाइनोडर्मेटा, ध्यान से देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इसमें 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कैसे एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है, जो है यहाँ पे इसका फ्लोचार्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप देखिएगा इकाइनोडर्मेटा में स्टार लगा हुआ है। हाँ, तो यहाँ पे इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा अवस्था आती है, लार्वा अवस्था, और जो वयस्क अवस्था होती है, देखिए लार्वा अवस्था जो होती है 9वीं इकाइनोडर्मेटा की, तो उसमें तो द्विपार्श्व समिति पाया जाता है, लेकिन जो वयस्क अवस्था होता है उसमें द्विपार्श्व समिति नहीं पाया जाता। तो इसमें कौन सी समिति पाई जाती है, इसमें पाई जाती है अरी समिति, जो कि अभी हमने इससे पहले बताया कि किसी भी अक्ष से काटने पर वो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अरी समिति, और उसी में पाया जाता है हमारा वयस्क वर्ग। क्लियर? ओके, सारे पॉइंट्स क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब जो तीसरा है उसको देखते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा तीसरा, जो जन्म स्तर की संख्या है। इसको कैसे समझेंगे, पहला हमारा द्विकोरिक है, दूसरा हमारा त्रिकोरिक है। क्या पहला दूसरा कर रहे हैं मास्टर जी? मास्टर जी यही बोलना चाह रहे हैं कि जन्म स्तर की संख्या को हमने 2 भाग से विभाजित किया है, और इनमें हम 2 टाइप से पढ़ने वाले हैं कि पहला हमारा है द्विकोरिक और दूसरा हमारा त्रिकोरिक। द्विकोरिक और त्रिकोरिक का मतलब क्या है कि द्विकोरिक का मतलब है इसमें जो कोर होंगी 2 होंगी, मतलब एक ये लेयर होगी और एक ये लेयर होगी। इस लेयर और इस लेयर का नाम क्या है, इसका नाम है बाह्यजन स्तर, बाह्यजन स्तर, और इसका नाम है अंतःजन स्तर। इंग्लिश में बोलते क्या है इनको, इसमें बोलते हैं एक्टोडर्म, और इसको बोलते हैं एंडोडर्म। ओके, तो इसमें 2 ही स्तर पाए जाते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं द्विकोरिक, नाम से ही समझ आता है। और इसमें त्रिकोरिक मतलब 3 स्तर पाए जाएंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। सबसे बाहरी भाग को बोलेंगे बाह्यजन स्तर, और सबसे अंदर वाले भाग को बोलेंगे अंतःजन स्तर, और मध्य वाले को बोलेंगे मध्यजन स्तर। सिंपल मतलब सिंपल है ना बात, सारी चीजें बस सिंपल है, बस आपको समझने में आसानी हो इसलिए हम आपको और सिंपल करके बता रहे हैं। इसको बोलते हैं मीजोडर्म। ओके, ये क्या है, मीजोडर्म। अब देखिए इनके हम एग्जांपल बता देते हैं आपको कि द्विकोरिक में आता है पहला संघ, दूसरा संघ, तीसरा संघ, कोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, और बाकी जितने हैं उसमें आता है 4 से लेकर के 11 तक, उसमें आता है त्रिकोरिक स्तर का संगठन स्तर, सॉरी जन्म स्तर। ओके, अब अगला जो पॉइंट है हमारा देह प्रारूप, इसको भी समझ ही लेते हैं यहीं पर फटाफट से, मस्त चलिए। तो दोस्तों हमने क्या सोचा, आप पीछे जैसा कि देख रहे हैं लिखा हुआ है थैंक यू। आपके मन में गुस्सा तो आया होगा, कैसा यही सोच रहे होंगे कि सर ने तो पूरी क्लास भी नहीं पढ़ाई और यहीं तक जा रहे हैं, थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। ओके, तो अब मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में। जी हाँ, यदि आप इस वीडियो पर प्यार दिखाएंगे, मतलब यदि आप इस वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट करेंगे, और यदि आपको इस लेक्चर में कुछ समझ आएगा, तब हम अगली वीडियो बनाएंगे। यदि आपका ही उधर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमारी वीडियोस बनाने का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। इसीलिए हम आपको बता दें कि जो अगला हमारा पॉइंट है देह प्रारूप और देह गुहा और खंडी भवन तथा कौन सा नोटोकॉट, ये वाले पॉइंट्स हम अगले लेक्चर में बताएंगे। पर तब भी बताएंगे जब आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहेंगे कि सर ये लेक्चर हमको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है, आप इसका पार्ट 2 या लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर दीजिए, हम आपको उस वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे। तो आशा करते हैं आपको आज की इस क्लास में बताई गई हर एक बात, हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट, हर एक क्या कुछ भी नहीं जो आप समझें, तो वो सारी चीजें आपको समझ आ गई हो। यदि समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए। यदि आप चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो को तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप पक्का ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर
के रखे हुए हैं। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, क्यों 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 नहीं कर रहे हैं, कर लीजिए। ओके, तो ज़्यादा बातचीतें ना करके अब हमको जो अर्जेंट काम है उसके लिए हम जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको इस क्लास में बहुत ही आनंद आया होगा। हम मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।